बढ़ गए हैं या कोविड के नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे बीते कुछ वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या कोविड के बाद ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक की जो समस्या है लोगों के बीच में बहुत आम हो गई है। उम्र से पहले कई लोगों को ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक भी होता है, जो लोग एकदम फिट एंड फाइन होते हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को जागरूक करने का एक जरिया है, एक माध्यम है कि लोग सचेत रहें, क्योंकि आंकड़े बताते हैं पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले भारतीय 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। हर 33 सेकंड में एक भारतीय की मौत हृदय रोग से हो रही है। हर भारतीय को हृदय रोग से बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर के दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो की शुरुआत 2018 में की गई। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और हजारों भारतीय इसके साथ जुड़े हैं। इसीलिए हम हर रविवार दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान पर आपके लिए लेकर के आते हैं दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो, जहां हमारे साथ सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल होता है, जिनसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हार्ट को हेल्दी रखने के बारे में चर्चा होती है। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ पुणे से देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश हिरेमठ, डॉक्टर सुनील साठे, डॉक्टर शिरीष साठे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। पहला सवाल डॉक्टर जगदीश हिरेमठ जी मेरा आपसे है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हृदय रोग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। एक मरीज कैसे जांच सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या नहीं, या फिर एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ सकता है क्या? एक्चुअली इसकी शुरुआत जांच की जो है वो मेरे ख्याल से 15 साल की उम्र में शुरू होना चाहिए। एक शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एक बेसिक कार्डियोग्राम ये तो लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां कुदरती होती है, बचपन से होती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर 15 साल की उम्र में ये सब नॉर्मल आए तो फिर 30 साल की उम्र में दूसरा चेकअप हो सकता है, और उसके बाद हर 5 साल में कुछ शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर इसमें कुछ क्षति आई, कुछ एबनॉर्मलिटी नोटिस हुई, तो फिर डॉक्टर्स उनमें स्ट्रेस टेस्ट कराना है या सीटी एंजियो कराना है या और कुछ थैलियम टेस्ट कराना है। ये सब स्पेशलिस्ट टेस्ट है, वो डॉक्टर्स को के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अगर ये इस तरह चेकअप करते रहें तो हार्ट अटैक की जो बीमारी उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है और हार्ट अटैक की संभावना को हम टाल सकते हैं। रहा सवाल कुछ नॉर्मल लोगों को अटैक आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई एक डायबिटिक व्यक्ति है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और स्मोकिंग करता है, उसको अगर 65 चांस है हार्ट अटैक आने का, तो ये सब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ 1 चांस है ऐसे होने का। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम है, बट फिर भी लाइफ इज लाइक दैट, कभी कभी हो सकता है। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर सुनील साठे आपसे है। उच्च रक्तचाप के क्या लक्षण हैं और क्या कारण है इसके? दवाओं और बीपी सामान्य सिद्धांतों पर टिप्पणी जरा करें आप, और जीवन शैली में बदलाव बीपी प्रबंधन में कैसे मदद करता है सर? हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 70% लोगों को कोई लक्षण होते नहीं, और यही एक प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग अपना हाई बीपी बहुत कैजुअली लेते हैं, ये एक है। दूसरे, कई लोगों को थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को जब बीपी लग जाती है तभी उनको हेडेक होती है, सरदर्द होती है, कई लोग इरिटेबल हो जाते हैं, कई लोगों को छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है, कई लोगों को कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये लक्षण बीपी चालू होने के साथ आ सकते हैं। रही बात दवाओं की, तो आप पहले लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप भले कोई भी पैथी लो, आपका ब्लड प्रेशर का टारगेट 130/80 होना चाहिए, पैथी कोई भी लो, नंबर 1। नंबर 2, मालूम होना चाहिए कि जो दवा देते हैं वो अपनी तरफ से खुद से कभी बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे लोगों को एक डर होता है कि एक बार दवा लग गई तो सालों साल चलता ही रहेगा, तो ये ऐसे नहीं है।
हम काफ़ी लोगों में स्टेप डाउन थेरेपी, यानी हम दवा कम कर सकते हैं। कई जिसको माइल्ड ब्लड प्रेशर होता है उनकी दवा बंद भी हो सकती है, ये मालूम होना चाहिए। और डॉक्टर कहने पर ही दवा कम करना, खुद से दवा नहीं कम करना। फिर रही बात जीवन शैली की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली अच्छी रखना, ये तो मस्ट है। भले आप कोई भी स्टेज में हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर ब्लड प्रेशर हो, फिर भी जीवन शैली अच्छी रखना ये तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए जीवन शैली में। नंबर एक कि लोगों को लगता है कि हम योगा करते हैं सालों में तो हमको बीपी लग ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो ऐसे नहीं है कि हम करेंगे तो अच्छा है लेकिन बीपी होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। योगा और एक्सरसाइज के बाद भी योगा हो सकता है, बिकॉज उसके कारण काफ़ी होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कंसिस्टेंसी। ये प्रॉब्लम है बड़ी। लोग कहते हैं कि हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 4 दिन, फिर रुकते हैं 10 दिन। तो अनलेस कंसिस्टेंटली कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्टिविटी नहीं होती, उसका बीपी पे कोई असर नहीं होगा। और अब अगला सवाल मेरा डॉक्टर शिरीष साठे आपसे है। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है और क्या कोई नियमित परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किया जा सकता है? आजकल सब लोग तो किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं कि किसी को अगर सीने में दर्द हो गया तो वो हार्ट अटैक है। बेशक हार्ट अटैक का सीने में दर्द होना ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब चेस्ट पेन और सब सीने में दर्द ये हार्ट अटैक है। ये तो उसके 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो किसी को अगर चलते चलते सीने में दर्द हो गया, या सीढ़ी चढ़ते हुए हो गया, या व्यायाम करते हुए हो गया, तो वो हार्ट की वजह से हो सकता है। कभी कभार किसी को बैठे बैठे भी चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, वो अगर बहुत है और 30 मिनट से ज़्यादा है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन उसके साथ स्वेटिंग आता है और बेचैनी सी आती है, तो वो दोनों उसके साथ अगर आ गए तो वो हार्ट अटैक का लक्षण माना जा सकता है। कभी कभी सीने में दर्द होता भी नहीं है हार्ट अटैक के समय। कभी दाएं हाथ में दर्द होता है, कभी कभी कंधों में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी कभी तो पेन भी नहीं होता, दर्द भी नहीं होता, पेट में दर्द होता है, सीने में नहीं होता, पेट में होता है, गैसेस जैसा फील होता है, बेचैनी जैसी आती है। तो ये सब हार्ट अटैक के लक्षण माने जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा खुद को सचेत रख करके और कुछ एक चीजों को हमेशा आपको फॉलो करते रहना है, नियमित जांच के लिए जाना है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आपका दिल बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब वापस में डॉक्टर जगदीश हिरेमठ आपका मैं रुख कर रही हूँ। क्या हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले कोई चेतावनी भी देता है? दिल का दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को बचाने के लिए भी तुरंत कौन से उपचार या विकल्प उपलब्ध भी हैं सर? अभी एक्चुअली काफी सारे जो लक्षण है वो तो डॉक्टर शिरीष ने बता दिए। इसमें 2 शब्द हैं। एक अंजाइना मतलब आर्टरी जो सिकुड़ गई है, से 75% एक मेजर आर्टरी सिकुड़ गई है, तो उसमें वो हार्ट अटैक वाली दर्द नहीं होती है। अगर आदमी कोई समझो एक्सर्शन करता है तो उसके बाद में होगा, और एक जगह बैठने जाए तो उसका जो डिफिकल्टी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हार्ट अटैक जब ये आर्टरी 100% बंद हो जाती है, तभी फिर बहुत सीने में ज़्यादा ड्रामेटिक रहता है, नाट्यपूर्ण रहता है, जिसमें सीने में दर्द, पसीना, उल्टी होना, आंखों के सामने अंधेरा आना, ये सब हो सकता है। बट उसके पहले ऐसा कोई वार्निंग सिम्टम रहता नहीं है कि कुछ होने वाला है वगैरह। अगर इस किसी को ये हो के कोलैप्स हो गए व्यक्ति, तो उसको CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो आजकल एक्चुअली सबको ये मालूम रहना चाहिए। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए लाइफ स्किल। जैसे हमें बाकी सब लाइफ स्किल रहते वैसे हम सबको CPR के बारे में जानना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को आपको लगा कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी एक ICU में लेके जाना चाहिए। अगर उस हॉस्पिटल में कैथलैब है जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर ये ऐसा हॉस्पिटल समझो 2 घंटे मिल नहीं सकता है, तो किसी भी नज़दीक ICU में जाके उसके ऊपर तुरंत इलाज होना चाहिए। अगर इसको जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कोई ब्लड थिनर दवाई मिलती है तो बहुत अच्छा इलाज उसका हो सकता है। तो आइडिया इज जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट और एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना जहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकती है।
तो डॉक्टर जगदीश हिरेमठ को सुना आपने कि वक्त रहते हर चीज का इलाज संभव है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर सुनील साठे आपसे है। दरअसल एक मिथ है कि एंजियोग्राफी कराने वाले मरीज को एंजियोप्लास्टी करवानी होती है, और क्या वाकई ये सच है या सिर्फ ये एक मिथ ही है? नहीं, एंजियोग्राफी तो टेस्ट है, यानी अगर हमको लगा कि पेशेंट को ब्लॉकेजेस है तो हम एंजियोग्राफी करके उसका निदान करते हैं। लेकिन लोगों को एक गलत फहमी है कि एंजियोग्राफी इज इक्वल टू एंजियोप्लास्टी, यानी जिनको हम एंजियोग्राफी करेंगे सबको एंजियोप्लास्टी लगती है। ये तो गलत फहमी है। ये तो पेशेंट के सबसेट के ऊपर डिपेंड होता है। यानी फॉर एग्जांपल जिसको हार्ट अटैक आता है, वो लोगों को अगर हमने एंजियोग्राफी की तो 90% लोगों को एंजियोप्लास्टी लगती है, बिकॉज वो ब्लॉक की वजह से ही हुआ है, तो लगनी ही है, तो कम कैसे लगेगी। जिनको अनस्टेबल अंजाना बोलते हैं, जैसे डॉक्टर शिरीष ने बताया कि यानी बैठे बैठे दर्द होता है, ईसीजी पे चेंजेस होते हैं, अटैक नहीं लेकिन अनस्टेबल अंजाना बोलते हैं, इनमें ब्लॉक निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इनके अगर एंजियोग्राफी की हमने तो उनको भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास लगने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन तीसरी कैटेगरी होती है स्टेबल अंजाना। स्टेबल अंजाना ज़्यादा दर्द नहीं, ज़्यादा ब्लॉक निकलने की संभावना नहीं है, लेकिन दवा पे निकल सकते हैं। ये कैटेगरी में एंजियोग्राफी करने के बाद 30 to 50% लोगों को कुछ तो लग सकता है, बाकी लोगों को दवा पे रख सकते हैं। और एक फाइनल कैटेगरी ऐसी होती है जिनको स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन हमको क्लिनिकली लगता है कि इनको नहीं हो सकता, हम ब्लॉक रूल आउट करने के लिए एंजियोग्राफी लगती है। इनफैक्ट ये लोगों में 90% को एंजियोप्लास्टी नहीं लगती। तो ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि एंजियोग्राफी यानी एंजियोप्लास्टी है। ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिनको ज़रूरत है ये डर के मारे एंजियो नहीं करते, और इसीलिए ये अटैक आते हैं, फिर लोग बाद में जाते हैं, व्हेन काफी कॉम्प्लिकेशन हुए होते हैं। अब अगला सवाल डॉक्टर शिरीष साठे मेरा आपसे है। अब एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एंजियोप्लास्टी और बाईपास में तो बहुत फर्क है। बाईपास तो ऑपरेशन है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन नहीं है। एंजियोप्लास्टी जैसे कि हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही एंजियोप्लास्टी करते हैं। इसका मतलब पैर में से करते हैं, नहीं तो आजकल हाथ में से करते हैं, तो वो तो ऑपरेशन नहीं है। बाईपास सर्जरी जो है, जो ऑपरेशन है, वो ओपन हार्ट उसको बोलते हैं, लेकिन हार्ट तो उसमें ओपन नहीं करते, वो ओपन चेस्ट ऑपरेशन है। इसका मतलब जो सीना है, वो बीच वाला जो हड्डी है वो कट करके, वो ओपन करके, वहाँ फिर उसमें से नस हम लोग जहाँ ब्लॉक है उसको बाईपास करते हैं। हार्ट जो ब्लॉक है उसको बाईपास करते हैं, दूसरा उसको अलग सा नस लगाते हैं। वो सीने में भी रह सकता है, नहीं तो कभी कभी पैर में से निकाल के भी करते हैं, और वो तो ऑपरेशन है, उसको 7 दिन पेशेंट को रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। एंजियोप्लास्टी जो है वो तो मैंने जैसे बताया वो एंजियोग्राफी जैसा है, वो लोकल एनेस्थीसिया से होता है, पैर में से करते हैं, नहीं तो हाथ में से करते हैं। उसमें हम लोग ब्लॉक एक्चुअली वो निकाल के वहाँ एक स्टेंट, जिसको हम स्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग जैसा, वो डाल के फिर से वो नस जो है उसका ब्लड फ्लो पूरा ठीक करते हैं। तो हम लोग वहाँ ब्लॉक को निकालते हैं, लेकिन बाईपास में ब्लॉक वैसा ही रहता है, ब्लॉक को बाईपास करते हैं दूसरी नस लगा के। एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी जैसा है, इसलिए 1-2 दिन में पेशेंट घर भी जा सकता है। डॉक्टर जगदीश हिरेमठ जी, अब किसी को पेसमेकर की आवश्यकता आखिर कब पड़ती है, और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं सर? हार्ट एक अद्भुत पंप है जिसको कुदरत ने बहुत सटीक तरीके से बनाया है। उसमें एक प्लम्बिंग सिस्टम है, जिसका प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट अटैक आता है, और उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अगर वो फेल हो गई तो हार्ट धीमे गति से चलता है, जो 70-80 पर मिनट चलना चाहिए वो 30-40 में आ जाता है, और उस समय फिर ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती नहीं और जानलेवा भी हो सकता है। तो उस समय अगर हार्ट की ये बैटरी डाउन हुई है तो एक आर्टिफिशियल बैटरी बिठाना, ये इसको पेसमेकर बोलते हैं। इट पेसेस द हार्ट, सो इट्स कॉल्ड द पेसमेकर। और अबाउट 22 to 22 ग्राम्स इतना उसका वजन रहता है, और एक 4 टाकों का ऑपरेशन करके कॉलर बोन के नीचे उसको फिट किया जाता है, और उसका कनेक्शन अंदर हार्ट में रहता है, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वो काम करता है। अगर पेशेंट की खुद के हार्ट की गति 70 से ऊपर है, जो पेसमेकर विल कीप क्वाइट। अगर वो 70 से नीचे आने लगी तो फिर हार्ट का कंट्रोल लेके वो 70 पे हार्ट को चलाएगा या फिर ज़्यादा भी चलाएगा। तो ये एक्चुअली ओल्ड एज में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं।
इसको डीजेनरेटिव हम बोलते हैं। कॉमनेस्ट कॉज जो है वो एज की वजह से हार्ट की बैटरी डाउन होना, और उसको पेसमेकर बिठाया जाता है। उसमें एक सिंगल चेम्बर, डुअल चेम्बर, ऐसे 2-3 प्रकार है। और किसी का अगर हार्ट फेल हुआ हो, ये सिंगल चेम्बर और डुअल चेम्बर सिर्फ हार्ट की गति को संभालने के पेसमेकर है। लेकिन अगर हार्ट किसी का पंपिंग वीक हो गया तो उसको जो बिठाते हैं पेसमेकर को CRTP कहते हैं हम लोग, उससे हार्ट की पंपिंग भी अच्छी हो सकती है। डॉक्टर सुनील साठे, नींद और हृदय स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है? नींद के बारे में पहला फर्स्ट क्राइटेरिया मालूम लोगों को चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, कितना सोना चाहिए। वे सब पेपर्स कहते हैं आइडियल टाइम इज 7 आवर्स, इट इज गुड एंड जस्ट इनफ। 7 घंटे नींद अच्छी है। एक, जैसे आप नींद इससे कम होना चालू होता है, यानी 5 घंटे के नीचे, 4 घंटे के नीचे, फिर उसका हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है और पूरे शरीर पे इफेक्ट हो सकता है। और 10 घंटे के ऊपर आप सोने लगे फिर भी हार्ट को और शरीर को उसकी बाधा पहुंच सकती है। तो ये तो ड्यूरेशन हो गया। फिर होता है इंसोम्निया, यानी लोगों को नींद नहीं आती रात को। इसका हार्ट से काफ़ी जरूरी है। जो लोगों को इंसोम्निक होते हैं उनको बीपी लगता है। जिनको बीपी है उनका बीपी कंट्रोल होने में मुश्किल होती है। और जैसे ब्लॉकेज कहा ना हमने कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी इनमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये रात भर जगे होते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, लेट उठते हैं, ज़्यादा सोते हैं और फिर एक्सरसाइज नहीं होती। इसीलिए उनकी जीवन शैली पूरी बिगड़ जाती है। इसीलिए इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होता है। और तीसरी एक स्लीप की बीमारी जो हार्ट से जुड़ी हुई है वो है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया यानी लोग सोते तो है, काफ़ी लोग जिनका वजन ज़्यादा होता है और जिनका वजन ज़्यादा भी नहीं हुए, फिर भी जो लोग सोते समय स्नोरिंग करते हैं, इनको स्लीप एपनिया बोलते हैं। उनका क्या होता है, सोते तो है लेकिन उनका ऑक्सीजनेशन ब्रेन और हार्ट को कम हो जाता है। तो अगर ये कैटेगरी पेशेंट की है तो बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेजेस और जिनका हार्ट वीक है वे लोगों को जान का खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर शिरीष साठे जी, तनाव और हृदय स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है? सच बोले तो आज के कलयुग में तान तनाव फ्री लाइफ व्यतीत करना नामुमकिन ही है। हम सब तान तनाव में ही रहते हैं। अगर 40-50 साल हम पीछे जाए तो ये देखने को मिलेगा कि तब हार्ट अटैक इतना नहीं था, और उसकी एक वजह स्ट्रेस नहीं था, तान तनाव नहीं था। ये हो सकती है। उसमें पारंपरिक रूप के रिस्क फैक्टर्स तो पहले से ही है, लेकिन आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि स्ट्रेस या तान तनाव से हार्ट अटैक की संख्या बहुत बढ़ गई है, और वो भी 30, 40, 50 साल के लोगों में ज़्यादा है। 60-70 साल के लोगों में नहीं, लेकिन 30, 40, 50। तान तनाव और हार्ट अटैक में तो बहुत अभी क्लोज रिलेशनशिप हो गया है। वो कैसे कम करना है उसके लिए तो बहुत सारा कर सकते हैं। वो इतना इजी भी नहीं है। हमें ही डिसाइड करना चाहिए कि लाइफ में हमको क्या चाहिए। नहीं तो हम पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो एक दिन हाथ से लाइफ छूट जाएगा, ऐसा होता है। तो तान तनाव कम करने के लिए बहुत सारे हैं। योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम करना है, उससे भी तान तनाव कम होता है। डॉक्टर जगदीश हीरेमठ जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए आखिर में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के दर्शकों को एक मैसेज जरूर दें, क्योंकि जब से ये शो ऑन एयर हुआ है लाखों लोग इस शो से जुड़े भी हैं और लोग प्रभावित भी हुए हैं इस शो से। सिर्फ हार्ट की प्रिवेंशन की जरूरत नहीं है। हेल्दी लाइफ के लिए डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये त्रिसूत्री है, जिसमें आप डाइट का इस्तेमाल ऐसा करिए कि हम दिन में 3 बार, 1 महीने में 100 बार खाते हैं। इसमें से 90 टाइम्स आप शरीर के लिए खाइए और 10 टाइम शायद आप चीट ईटिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज अबाउट 150 मिनट्स पर वीक, इतनी एक्टिविटी अगर करेंगे तो काफ़ी है। फैमिली लाइफ, क्लोज फ्रेंड्स, इससे शायद तान तनाव थोड़ा कम हो सकता है। और चौथा है रेगुलर चेकअप्स। अगर ये 4 चीज़ों का हम इस्तेमाल अच्छी तरह करें तो डेफिनेटली प्रिवेंशन बहुत अच्छी हो सकती है, और वो करना बहुत ही ज़रूरी है। चूंकि आज हमारे साथ देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मैं चाहूंगी डॉक्टर सुनील साठे आप भी एक मैसेज दर्शकों को जरूर दें।
मैं तो बीपी के पेशेंट को मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले बीपी का टेंशन मत लेना। अभी हाइपरटेंशन जो शब्द है उसमें टेंशन है, तो अगर आप टेंशन लोगे तो ये बीपी कंट्रोल होने में मुश्किल हो जाएगी। तो पहले तो आपका बीपी कैजुअली मत लेना, जो दवा डॉक्टर ने बताई है, जो पैथी आप फॉलो कर रहे हो जो फॉलो करना, लेकिन बीपी अच्छी रखना, 130-80 तक आपकी बीपी रखना, खुद से आपकी दवाएं बंद नहीं करना, और अच्छी जीवन शैली प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज सब करो। इसकी वजह से आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी, दवा भी कम हो सकती है, और अच्छी जीवन शैली से यू कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशन बीपी का होने में, कम होने में बहुत मदद हो जाएगी। डॉक्टर सुरेश राठे, आपसे भी यही निवेदन है सर कि आज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के जरिए आप भी दर्शकों को एक मैसेज जरूर दें। मुझे ऐसा लगता है कि हृदय रोग एक जीवन शैली का रोग है, आजकल तो डेफिनेटली जीवन शैली का रोग है। तो ये जीवन शैली में अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें संतुलित आहार, संतुलित स्वास्थ्यपूर्ण आहार, नियमित व्यायाम, रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर जांच करना, ये तीनों चीज़ बहुत मायने रखती है। और लास्ट में स्ट्रेस, जो जीवन में ताण तनाव है वो कम करने के लिए जो जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। अगर ये हमने और सब लोगों ने ये किया तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग हृदय रोग पर विजय मिला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों डॉक्टर्स का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली आज इस शो के माध्यम से, और वो इसे खुद पर लागू भी करेंगे ताकि उनका हृदय भी स्वस्थ रहे। हमें यकीन है कि आप सभी को यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और आप सभी द्वारा दी गई जानकारी का दर्शक पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से आप हमारे साथ यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, तो लॉग इन करना ना भूलें।